नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मिशन 2024 से पहले बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रही। बीजेपी जहां कई पुराने सहयोगियों को साथ लेने की रणनीति बना रही है, वहीं बहुत जल्द लोक जनशक्ति पासवान के चिराग पासवान भी अब बीजेपी खेमे में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को प्रो बीजेपी देखा जाता है। कई मौकों पर वो महागठबंधन पर प्रहार करते रहे, तो वहीं एनडीए के शान में कसीदे भी पढ़ते रहे। नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगाया था। वहीं चिराग पासवान ने संकेत दे दिया कि उनकी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के साथ आने पर फैसला उन पर छोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर दांव आजमा रही है, वहीं विपक्षी एकता का राग अलापने वाले नीतीश कुमार के साथी भी अब उनका एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि देश की विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार क्या अपने घर में ही घिर चुके हैं। फिर चिराग से रोशन होगा एनडीए। पार्टी पदाधिकारियों ने गठबंधन में शामिल होने के लिए चिराग को किया अधिकृत। नित्यानंद राय ने की चिराग पासवान से मुलाकात। एनडीए में वापसी का सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। सूत्र: मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी अब अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द लोक जनशक्ति पार्टी पासवान के चिराग से एनडीए रोशन होने वाला है। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद अब इस बात की चर्चा तेज है कि सिर्फ चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान ही बाकी है। खबरों के मुताबिक पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों ने गठबंधन पर फैसला करने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। एलजेपी-आर के चीफ चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया कि मंत्री बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चिराग पासवान की सुरक्षा भी बढ़ाई है। चिराग का हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान। रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया था कि ये मेरे पिता की विरासत है और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। वहीं हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी ये दावा ठोक दिया है कि मैं इस सीट से सांसद हूँ और बड़े भाई यानी रामविलास पासवान ने ये सीट मुझे दी थी। चिराग पासवान की जेड श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद और नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल होने जा रही है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्षी एकता का राग अलाप रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका लगता दिखाई दे रहा है। जेडीयू और आरजेडी में तकरार की खबरें भी आम हो चुकी हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी भी उन्हें गच्चा दे चुके हैं और विपक्षी एकता की राह में अभी भी बहुत सी अड़चनें। बता दें कि चिराग पासवान 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो गए थे और उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। साथ ही पूरे चुनाव में उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भक्त बताया था। जबकि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बाकायदा चिराग पासवान ने अभियान भी चलाया था। हालांकि चुनाव के बाद उनकी पार्टी में फूट पड़ गई और उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा जमा लिया था। पार्टी पर कब्जा करने के बाद पशुपति पारस एनडीए में शामिल हो गए थे और उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई थी। अब देखना होगा कि अगर चिराग जल्द एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका कितना फायदा एनडीए को होता है और विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने का दावा करने वाले नीतीश कुमार की राह में चिराग कितना बड़ा रोड़ा बनते हैं। हालांकि नीतीश कुमार चिराग पासवान पर पहले ही जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खेल भी अब लगातार तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान के एनडीए के साथ जाने की खबरें तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सवाल विपक्षी एकता पर भी खड़े हो रहे हैं।
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ राजेश सिंह जी जुड़े हैं। आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता आजाद गांधी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राजेश भट्ट साहब हैं, आप प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं राजेश सिंह जी आपसे ही करूंगा। चिराग से एक बार फिर एनडीए को रोशन करने की तैयारी चल रही है, कहां तक पहुंची बातचीत? नहीं, अच्छे जी, देखिए हमारे साथ तो आप देखेंगे कि 2024 का चुनाव आते आते सभी लोग आने वाले हैं, क्योंकि जिसके अंदर की भी अंतरात्मा जागती है ना, तो वो देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में देश का भी भलाई है और हमारा भी भलाई है और देश की जनता का भी भलाई है। क्योंकि सभी लोग जानते हो कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अभी पटना में बैठक हुई तो 17 दलों की बैठक हुई। उन 17 दलों में 18 तो प्रधानमंत्री का चेहरा थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना। और नीतीश कुमार जी जो पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी भी अभी उनकी स्वीकृति नहीं है और बिहार में भी जनता उनसे उठ चुकी है। तो अब तो पूरे देश की जनता जानती है। और दूसरी बात मैं अक्षय जी आपको बता दूं, उसका कारण क्या है कि चाहे चिराग जी हो या बाकी जितने भी दल के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि देखिए बिहार जग जाहिर है और पूरा देश जानता है कि इस देश का सबसे गरीब स्टेट है। उसका कारण क्या है कि भाई एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद कांग्रेस ने लूटा और उसके बाद ये लालू जी के परिवार ने लूटा। एक जो है कि बिहार के लोगों को एक सपना देखने का मौका मिल रहा था, उसके कार्य भी हो रहा था, सुशासन स्थापित हो रहा था कि भाई नीतीश जी और बीजेपी की जब वहाँ सरकार बनी तो लगा कि नहीं, अब यहाँ पे सुशासन स्थापित हो जाएगा और बिहार जैसे बाकी स्टेट प्रगति के मार्ग पे अग्रसर है, तो वैसे बिहार भी उसमें शामिल होने वाला है। जो वहाँ पे पलायन चल रहा है, जो यहाँ पे युवा है और शिक्षा में आप देखते हैं कि मतलब दूसरे स्टेट में जाकर के बिहार के लोग झंडा गाड़ देते हैं, लेकिन बिहार में वो कुछ नहीं कर पाते। कारण क्या है कि वहाँ पे ये लोग कुछ उनको संसाधन ही नहीं दे पाते हैं, उनकी योग्यता की कीमत ही नहीं समझते हैं कि बिहार के लोगों के अंदर कितनी ऊर्जा है। उस ऊर्जा का उपयोग दूसरे स्टेट में हो रहा है लेकिन बिहार में नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इसका मतलब क्या माने राजेश सिंह जी की सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, सारी बातचीत लगभग फाइनल? नहीं, वो तो देखिए, ये ऊपर तो हमारा जो राष्ट्रीय स्तर है और हमारे देखिए एक संगठनात्मक पार्टी हमारे यहाँ संगठन है, संगठन सब निर्णय लेता है। तो अरे आपकी पार्टी के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के कुछ तो मायने होंगे ना सर? मैं तो कह रहा हूँ ना अक्षय जी, हम तो दरवाजा खोले हुए हैं कि जो भी हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा से जो प्रेरित हो या जिसको लगता है कि भाई राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका स्वागत है कि आप आइए हमारे साथ। चलिए ठीक। और राष्ट्र को मतलब कि दुनिया के अंदर एक सशक्त और मजबूत देश के रूप में हम स्थापित करें, तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें आप सम्मिलित हुई है। लेकिन मैं और बात 10 सेकंड के लिए अक्षय जी कि भाई ये नीतीश जी प्रधानमंत्री के स्वप्न देख करके जो बिहार की जनता का एक सपना था उसको तोड़ने का काम किया है। जिसको ये पानी पी कर गाली देते थे कि भ्रष्टाचारी है, लालू जी का परिवार के साथ नहीं जाऊंगा, तो बकायदे शासन करके बोलते थे, आज वो सुशासन बाबू दुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए। चले ठीक, आज तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। हालांकि इस तरह की बीच में खबरें भी सामने आई कि एक बार फिर क्या नीतीश कुमार जी पट्टी मार सकते हैं। मैं प्रोफेसर के त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। एनडीए की शान में कसीदे गढ़ते ही रहे चिराग पासवान, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी बता चुके हैं। अब चिराग पासवान के आने से कितनी बड़ी चुनौती विपक्षी एकता के लिए होगी, खासतौर पर बिहार में? देखिए अभिषेक जी, चिराग पासवान हमसे बहुत दूर रहे हैं और चिराग पासवान की अपनी राजनीति रही है जी। और चिराग पासवान के बारे में जनता दल यूनाइटेड पे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा जी
उसमें चिराग पासवान की वजह से जनता दल यू का बड़ा नुकसान हुआ। जनता दल यू के जहां जहां कैंडिडेट थे वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे जिससे हमारी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। और माननीय नीतीश कुमार ने इस नब्ज को इतनी अच्छी तरीके से पकड़ा, भांप लिया कि अगर अब लंबे समय तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हमारी पार्टी का वही हो जाएगा एक नाथ शिंदे की हाल। तो इसलिए हम इनकी पार्टी से अलग हुई। दूसरा सवाल इनका जो है, हम 17 वर्षों से इनके साथ गठबंधन में रहे और बिहार में एक खुशहाल सरकार दी और इन्हीं के नेता जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह हैं, सारे मंचों से कहा कि माननीय नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। माननीय नीतीश कुमार ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। और एक चीज और अभिषेक जी बताना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा देश में तीन ही लोग हैं समाजवादी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे पे माननीय जॉर्ज फर्नांडीज और तीसरे पे नीतीश कुमार। तो सवाल कहाँ उठता है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब ये पीडीपी से समझौता कर सकते हैं तो हमने आरजेडी से समझौता करके कौन सा पाप कर लिया भाई? जब आप पीडीपी से समझौता कर सकते हैं तो हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। तो चिराग पासवान से नीतीश खौफ खाते हैं अभिषेक जी, भारतीय राजनीति अभिषेक जी न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए जो लेकिन अभी तक जो दौर चल रहा है, आपने कहा कि कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन मौजूदा वक्त सर मेरा सवाल तो ले लीजिए, आप अपनी बात बिल्कुल पूरी कीजिए लेकिन मेरा सवाल भी आगे ले लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता विपक्षी एकता को लेकर होगी या अब वो बचाव करेंगे कि भाई जेडीयू को टूटने से किस तरह से बचाया जाए? नीतीश जी तो पहले कह चुके हैं कि चिराग पासवान जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। नहीं अभिषेक जी, मैं आपको बता रहा हूं माननीय नीतीश कुमार अपने जो विपक्षी एकता के लिए बिल्कुल अलर्ट हैं और उसकी एक जो मीटिंग पटना में हुई है उस मीटिंग का बड़ा प्रभाव हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्य में है। सर संदेश गलत आपको नहीं लग रहा? आपको लग नहीं रहा कि संदेश गलत क्या त्रिपाठी जी कि पहली बैठक के बाद जो नीतीश कुमार जी के साथ में थे, सरकार में थे, मांझी साहब टाटा बाय बाय करके चले गए, तो अगर वो विपक्षी एकता की बात करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं कि आप अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दूसरों को कैसे करेंगे? भारतीय राजनीति में कोई परमानेंट ना तो दुश्मन होता है न परमानेंट कोई मित्र होता है। इसका मतलब क्या माने त्रिपाठी जी? क्या नीतीश जी एक बार फिर पार्टी बना सकते हैं? अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ले चलना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में जी। वहां ईडी और सीबीआई का प्रयोग के डर से इन्होंने क्या किया साहब, उनको लाके लगा था, उसको एनसीपी को तोड़ दिया जी। तो ये सारी चीजें वही लोग इन्होंने कहा था वहां, ठीक है, पानी पी पी के कहा था महाराष्ट्र में किसी के ऊपर 70,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का है। आज इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन आयात कर ली है जिसमें इन्होंने भूल करके सबको पास कर दिया। एक संक्षेप में जवाब एक बात का और दे दीजिए, फिर मैं आजाद गांधी साहब के पास जा रहा हूं कि आपने कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाने की कोशिश, इस दरमियान जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में तकरार की खबरें सामने आई हैं, इसके पीछे भी यही डर है क्या कोई? नहीं, देखिए मैं अभिषेक जी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, हम सब एक हैं, एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आगामी 17 और अक्टूबर 17 चले ठीक, आप तो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं, लेकिन आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि भाई हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, अब सब्र का बांध टूट रहा है, बयानबाजी से आरजेडी के नेता बचे। अभिषेक जी, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सबके साथ समझौता बिहार में हुआ है, हमारे साथ सारी पार्टियां गठबंधन में है और सरकार चला रही है और बेहतर सरकार चल रही है, बेहतर सुशासन का खिताब। आपको लगता है कि इस वक्त महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा बिहार में? ऐसा नहीं है, ऐसा मैं त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास। सर आपके सहयोगी है नहीं, अभी आपके सहयोगी मीडिया के ऊपर है। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर है। तो सुनील कुमार सिंह मीडिया से मिल गए या बीजेपी से मिल गए? देखिए मीडिया का है, अशोक चौधरी किससे मिल गए? देखिए मैं कह रहा हूँ ये कहीं कोई दरार है ही नहीं गठबंधन। चलिए ठीक है, आजाद गांधी साहब की जवाब दरार नहीं। आजाद गांधी चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कई गठबंधन में दरार। ठीक, त्रिपाठी जी आऊंगा दोबारा प्लीज, थोड़ा सा मजबूती के साथ।
ठीक है आजाद गांधी साहब, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या आपको लग रहा है कि शीर्ष नेता तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरे दर्जे के नेताओं के बीच में तकरार बढ़ गई? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ जी कि जब से गठबंधन बना था और जो समझौता हम लोगों में हुआ था आदरणीय नीतीश कुमार जी में और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी, सारे लोग थे और उसके आधार पर हम लोग बिहार को मजबूत करना चाहते हैं जी। ये कुछ शर्मंदे लोग हैं, कभी कुछ इस तरह का, ये तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो पर्सनल बयान देते हैं और पर्सनल बयान में वो पार्टी के प्रवक्ता है न कोई कुछ है, ये देना कोई बड़ा मायने नहीं रखता है हम लोगों के लिए। और ऐसे लोगों पर जो इस तरह से नीतीश कुमार पर टिप्पणी या कोई माननीय जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों पर अगर टिप्पणी कोई करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो अशोक चौधरी साहब और सुनील सिंह जी के बीच में जो भी गतिरोध चल रहा है उस पर क्या सफाई देंगे? देखिए, ये जो गतिरोध जो व्यक्तिगत दोनों का गतिरोध है और इस व्यक्तिगत गतिरोध पर पार्टी जो है एक्शन तुरंत लेने जा रही है। आज ही जो है बहुत बड़े नेताओं के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक भी करेंगे, तमाम लोगों को कन्विंस करेंगे जी। और सबको कहा गया है, सबको कहा गया था। नेशनल एक्सिक्यूटिव की जब बैठक हुई थी तो उसमें तमाम नेताओं को सलाह दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। अगर कोई हमारे सम्मानित विधान पार्षद अगर इस तरह का टिप्पणी किए हैं तो उसका राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहीं कोई एक्शन होगा, यानी आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा ऐसे बड़बोले नेताओं पर? एकदम हम लोग एक्शन के मूड में हैं और ऐसे लोगों पर एक्शन होगा ही, क्योंकि ये गठबंधन अटूट है और हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक सर, आप गठबंधन अटूट की बात कर रहे हैं। राजेश भट्ट साहब, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है, सब कुछ तालमेल फिट हो गया, डील क्या हुई? हम लोग डील करने वाले हैं। डील वो करते हैं जिससे सत्ता की भूख होती है, सत्ता की ललक होती है। हम लोग तो बिहार और बिहार वासियों की समस्याओं को लेकर लगातार निखर रहने वाले लोग हैं और सत्ता को लात मार के 2020 में जब रेड कारपेट की कम की बात की जा रही, तब हम लोगों ने एनडीए को छोड़ा था सिर्फ नीतीश कुमार की जिद के कारण और नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों के कारण। नीतीश कुमार के गलत नीतियों से आज पूरा बिहार जो है त्राहिमाम की स्थिति में है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें या मजदूरों के पलायन की बात करें या महिलाओं के अत्याचार की बात करें या बालिकाओं के यौनाचार की बात करें जी, आज तेजी से जो है अपराध और लूट, हत्या, भ्रष्टाचार के ग्राफ में तेजी से रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नहीं तो ये चुनावी बेला में क्यों याद आया? नहीं, चुनावी बेला में नहीं, चुनावी तो 24 में होगा ना। मैं तो 20 से ही नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों का विरोधी रहा हूँ। ये आप वोट कर लीजिए, मैं आपको बहुत गंभीरता नहीं, जेडीयू से तो तकरार रही है और नीतीश जी के बयान से भी ये साबित होता है जिसके कारण हम लोगों ने एनडीए को छोड़ा था। तो नहीं, अब ऐसा क्या हुआ? ऐसा अब क्या हुआ हम लोगों ने भट्ट साहब? छोड़ा था भट्ट साहब, ऐसा अब क्या हुआ? अब आपको लगा कि नहीं एनडीए के साथ एक बार फिर जाना चाहिए? नहीं, देखिए, देश हित में हम लोग लगातार सोच रहे हैं, बिहार हित में सोच रहे हैं। आज जिस बिहार को स्वर्णिम बिहार का जो अतीत रहा है, आज उतना ही बेड़ा गर्क नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। पिछले 32 सालों के शासनकाल में ये जो महागठबंधन के दलों के शासनकाल का कार्यकाल रहा है, ज्यादातर नीतीश जी का शासन तो बीजेपी के साथ रहा है ना सर। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्डिंग है, डॉक्टर भट्ट साहब सुनिए ना, ज्यादातर तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के गठबंधन के साथ ही सरकार चलाई, तो ये तो फिर सीधा आरोप तो बीजेपी पर भी जाएगा ना कि सुशासन के सिर्फ दावे रहे, कुशासन है बिहार में। जी, सुशासन कहाँ है सर? सुशासन से तथाकथित होकर रह गया है, बिहार में लाचार हो गया है सुशासन। किसको सुशासन कहते हैं? जब माताओं के साथ अत्याचार हो रहे हो, बालिकाओं के साथ आज जो है शाम को घूमने में डर लगता है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार किसी भी वायदे पे आप देख लीजिए पूरी तरह खड़े उतरे हैं क्या? ये
चले ठीक, इस बात को तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह जी, आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ एनडीए है जिस पर यही विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि एनडीए का कुनबा तो 2014 के बाद टूट गया, बिखरना शुरू हो गया, तमाम साथी छोड़ गए। अब वही साथी पुराने साथ आने की कवायदें भी की जा रही हैं और कुछ संकेत भी इस तरह के मिल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बात, विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हो नहीं पा रही है, आपस में ही तकरार मारकाट शुरू हो गई। देखिए अभी तो शुरुआत है अक्षय जी, अभी तो इन्होंने जैसे बहुत जल्दीबाजी कर ली। इन्होंने एक मीटिंग करने के बाद चैलेंज करने लगे कि विपक्षी एकता हो गई। और जहां तक बात एनडीए की है, एनडीए में आप देखिए कि लोग अपने से गए थे और अपने से आ रहे हैं, दोनों में फर्क है। बीजेपी ऐसा नहीं कह रही है कि आप मेरे साथ आइए आइए, यहाँ तो विपक्षी एकता के लिए नेता घर घर घूम रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप आज देखेंगे कि अकाली दल भी अगर बीजेपी के साथ आना चाह रही है तो अकाली दल आ रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ अन्याय किया, तो कहाँ अन्याय किया है? आप देखेंगे अकाली दल के 2 सांसद के साथ उसने एक मंत्री बना रखा था। जहां पे भी राज्य में कभी भी, पंजाब में आपने देखा होगा कि पंजाब में कभी बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बना नहीं। आप बिहार में आप देखिए, अब नीतीश कुमार जी ये बात किस तरह से कह लेते हैं समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रधार के तौर पर देखा जा रहा था, आपको नहीं लगा झटका लगेगा? मांझी जी चले गए, नीतीश जी तो देखिए जबरदस्ती की एक राजनीति में अपनी पहचान को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आज तक एक बात बताइए कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया किसने? बीजेपी नहीं बनाया। बीजेपी ने अपना नेतृत्व तक नहीं खड़ा किया वहां पर बिहार में। अब इससे ज्यादा नीतीश जी को क्या चाहिए? अब नीतीश जी का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उनकी विश्वसनीयता घट रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बीजेपी का कोई रोल है। उनको व्यक्तिगत काम करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि पूरे देश में नीतीश जी की क्या छवि बनकर रह गई है? जब आप एक बात बताइए कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने राजनीति शुरू करी, उसी पार्टी के साथ आप नहीं सरकार में रहते, आप छोड़ सकते हैं भाई, आप बीजेपी से गठबंधन तोड़िए, विपक्ष में रहिए, लेकिन आप सत्ता के लिए 2 बार ये चीजों कर चुके हैं। एक बार बीजेपी को छोड़ करके गए, फिर बीजेपी में आए, फिर छोड़ करके गए। तो जब आप बड़े रूप में देखते हैं तो विश्वसनीयता घटती है। यानी आपको लगा कि विश्वसनीयता की कमी आई है कि जिस तरह से कभी बीजेपी के साथ जाना, फिर गठबंधन में वापसी करना, फिर गठबंधन के साथ जाना, इससे कहीं ना कहीं साख को झटका लगा नीतीश कुमार की। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस जो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लगातार बैठकें हुई हैं और माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है वो मजबूत स्थिति में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं राजेश सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो पशुपति पारस जी का क्या होगा? नहीं अक्षय जी, देखिए हमारा तो सिद्धांत है, हमारा मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पे ही हम काम करते हैं कि जितने भी दल हैं और उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ है, और पूरे देश की जनता हमारे साथ ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तो आज पूरे देश की जनता जुड़ चुकी है ना, तो इसलिए तो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ। तो हमको किसी का भी साथ हमको गलत नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे साथ आता है वो हमारे विचारों के साथ आता है। नहीं, आजकल देश की राजनीति में चाचा भतीजा बड़े सुर्खियों में रहते हैं ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक चाचा भतीजा तो ये भी है, कहीं फजियत तो नहीं हो जाएगी, आपस में ही टकराव तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए अक्षय जी, हमने वही कहा ना कि जब एक विचारधारा के साथ आप आएंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आएंगे, तो वहाँ पे लड़ाई क्या है? सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं। लड़ाई तो हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा? राजेश सिंह जी बता रहा हूँ। हाँ अक्षय जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि लड़ाई देखिए वहाँ पे आता है कि रहीम राज जी का एक दुआ है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, बेदौलत रसाकुन उनके फाकतन। जब 2 विपरीत विचारधारा के लोग मिलते हैं तब वहाँ पे जब एक विचारधारा, अब नीतीश जी का अगर आप देखिए तो भाई जब तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का फाइल खुला तो उन्होंने बकायदे कहा कि अरे बाप रे इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। और अब क्या हो गया? अब तो राबड़ी जी का, लालू जी का, तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का फाइल भी और बड़े बड़े खुल रहे हैं और लैंड स्कैम भी सामने आ रहे हैं। और उसके बाद यही बात तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई आप लोग लगा देते हैं, जहां दोस्ती करने की कोशिश करते हैं आप दरार डाल देते हैं, डराते धमकाते हैं।
हाँ नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि भाई डराते धमका करके हम थोड़े उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था ना कि बिहार की जनता की भलाई हो, बिहार विकास के पथ पे आगे बढ़े। अब वो रातों रात प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख लिए। आप खुद बताइए अक्षय जी, इतने बड़े चैनल पे आप एंकर है, डिबेट हम लोगों से करवाते हैं, तो आप खुद बताइए कि जिनकी स्वीकारोक्ति बिहार में खुद नहीं है, उनके पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। छोड़िए ना, ये तो उनकी चिंता की बात है राजेश सिंह जी, ये तो उनकी चिंता की बात है, वो उसका कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए ना, हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में कौन होगा? चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि भाई मैं तो उत्तराधिकारी हूं और ये सीट तो मेरी है, मैं लड़ूंगा चुनाव 2024 में। उधर वो कह रहे हैं कि भाई साहब ने मुझे सीट दी थी, इस नाते ये सीट तो मेरी है, मैं इसको क्यों छोड़ूं? नहीं, आप ये भी देखिए कि हमारे गठबंधन के साथ जो आता है एनडीए का अपना एक बैठक होता है, और कभी आपने देखा नहीं कि जितनी भी बैठकें हुई है, जब चुनाव आता है तो कोई विद्रोह करते नहीं, मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा। ठीक है भाई, बैठक भी ये तय कर लिया जाता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि मैनेज कर लिया जाएगा, चाचा भतीजा में वो रार देखने को नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र में देखने को मिली है। ठीक है सर, मैं के त्रिपाठी साहब 10 सेकेंड अच्छा जी, 10 हाँ, जल्दी अपनी बात देखिए, हमारे यहाँ मेन बात ये नहीं है कि कौन कहाँ पे चुनाव लड़ेगा। हमारे यहाँ ये है कि देश की जनता का और देश का विकास कैसे किया जाए, और उसी मुद्दे पे सब एक साथ आते हैं। हम प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ऐसा नहीं कि जंगल राज कायम हो, चाहे भ्रष्टाचार कायम हो, चाहे जनता ट्राई करे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री बनना है तो हम किसी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमारे पार्टी के साथ नहीं होता। ठीक है, त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये स्वार्थियों का गठबंधन होने जा रहा है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। देखिए अच्छा जी, ये जो कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। माननीय नीतीश कुमार को विगत चुनाव में इन्होंने अपने इनके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय आपके गृह मंत्री दोनों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री का, कोई भी जो राजनीति में आता है वो मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, ठीक बात है। और उस पार्टी के लोग अगर वो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हो तो उसे बुराई नहीं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कह दिया था कि हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार देंगे। हम तो एक इस विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। उन्होंने एक वर्ष से एक प्रयास किया। जहां तक बिहार में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, माननीय, मुझे याद है 96 के चुनाव में मैं गया था, तो वहां तो चलना मुश्किल था, सारी दिक्कतें थी, और जब इनको कोई छूने को तैयार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी कोई अनटचेबल था, तो जॉर्ज फर्नांडीज एक नेता थे, माननीय सम्मानित प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं, और उन्होंने जब गठबंधन किया और 3 चीजों को हमने कहा आप बात कर दीजिए, 370, राम मंदिर और कामन सिंह को, हम इनके जब कंप्लीट इनके साथ आए तभी 24 दल आए, वरना इनको कोई छूने को तैयार नहीं था भारतीय राजनीति में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लंबे ऐसे अच्छा सुशासन दिया देश को, उसमें दो राय नहीं। और हमारा गठबंधन इनके साथ 17 वर्षों से था, लेकिन जब ये थोड़ा सा मजबूत हो गए तो सारे गठबंधन में जो दल थे उनके सबको छुरा भोंकने का काम किया, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जनता दल हो। तो ये सवाल जो है इनके गठबंधन में थे, लेकिन नहीं त्रिपाठी जी, जो नीतीश कुमार जी की छवि गढ़ी गई पलटू राम की, ये तो आरजेडी की तरफ से गढ़ी गई ना। देखिए ये जो भाषा है, कम से कम भाषा पे मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके की बातें होनी चाहिए। कम से कम जो राजनीति ये आपके सहयोगियों की भाषा है ना, याद तो दिलाना पड़ता है। हमारे सहयोगियों की भाषा में उनको भी कह रहा हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। अभी आजाद गांधी साहब ने एक अच्छी बात कही त्रिपाठी जी, अभी आजाद गांधी साहब ने अच्छी बात कही कि जो बड़बोले नेता हैं ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी एक्शन लेगी। तो क्या जेडीयू भी इसके लिए तैयार है? अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि सुनील सिंह के खिलाफ एक्शन हो सकता है जल्द। क्या जेडीयू भी तैयारी कर रही है? मैंने आपसे कहा कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और अन्य दल जो हमारे सहयोगी, हमारे अंदर कहीं कोई दरार नहीं। ये मीडिया की उपज की बात है। किसी का व्यक्तिगत कोई द्वेष भाव से कोई कहता है तो उसको हम उसको नोटिस में नहीं लेते। और एक लंबी पारी खेला है बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने, और जनता का जनादेश जो मिला
और माननीय, प्रवक्ता जब से मैं आप लोग बताना बयान चाहता देते हैं, हूं, मीडिया का काम है, हम तो वही दिखाते हैं जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं। मिनट अगर सही, आपकी पार्टी के हमारी नेताओं की तरफ एक से इस तरह की एक बयानबाजी हमने होती है इनको तो उसका मुख्यमंत्री ब्लेम बनाया। मीडिया पर क्यों? 115 सीटें हमारी थी 2005, हाँ। तो ऐसा नहीं है, हम बड़े भाई में थे, हाँ। लेकिन हमको तो इन्होंने जो आज नुकसान तो छोटे पहुंचाया, भाई की भूमिका में हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ, उसका नुकसान चिराग पासवान को इन्होंने लॉन्च करके बिहार में जो योजना चलाई, उसका तो हर आदमी जानता है। यही डर की बात मैं त्रिपाठी जी कर रहा हूं कि क्या जो 12 या 13 जुलाई को जो कहा जा रहा है कि बैठक बेंगलुरु में होगी, क्या वो बैठक होगी या फिर नीतीश कुमार जी का फोकस रहेगा कि भैया पार्टी बचाओ, गठबंधन बाद में होता रहेगा? क्योंकि चिराग पासवान कह चुके हैं, चिराग पासवान कह चुके हैं कि जेडीयू के कई विधायक अभी भी मेरे संपर्क में हैं। अरे अक्षय जी, आज तक तो कोई विधायक तोड़ नहीं पाए, और अक्षय जी 17-18 को बहुत अच्छी बैठक होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, देश को जो भ्रष्टाचार है, देश में जो महंगाई है, देश में जो बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं। अब आप देखिए पेट्रोल कितने लीटर जा रहा है, इस पर तो बात ही कहाँ होती है। राजनीतिक दलों की तरफ से तो यही कहा जाता है। भट्ट साहब क्या कहिएगा? और अच्छा जी, भट्ट साहब सवाल तो यही किए जाते हैं ना कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं को, ठीक त्रिपाठी जी, ये मेरा सवाल भट्ट साहब से था। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर से सवाल दोहराएंगे। भट्ट साहब, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस तरह से विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विपक्षी एकता तो होगी, हर हाल में होगी, बैठक भी होगी और एक महागठबंधन भी तैयार होगा, हम डरने वाले नहीं हैं, आप लोगों की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। त्रिपाठी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ है, क्या वो गलत है? क्या वो कागजात गलत हैं? क्या वो जमीनें जो तेजस्वी जी के नाम रजिस्ट्री की गई, क्या वो गलत है? ठीक है, जवाब लेते हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, फिर मैं आजाद गांधी साहब के पास जा रहा हूँ। अक्षय जी, जब तक कोई मामला जब जांच में है और जांच के बाद जब वो जाएगा, कानून जब उसको अमलीजामा पहनाएगा तो कानून अपना काम करेगा। मैं कहीं मैं दस्तक नहीं देना चाहता हूँ, कानून जो है अपना काम करेगा। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी। मैं उनसे कहाँ कह रहा हूँ, अगर जांच होती है और जांच तो ऐसा नहीं है जो न्यायालय का फैसला होगा। नहीं त्रिपाठी जी, ये मतलब दोस्ताना बदलने के बाद ये बड़ी अड़चन होती होगी ना, समस्या की कैसे मैनेज किया जाए। सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन को मानने वाली जब पीडीपी से समझौता कर सकती है, इनके पेट में दर्द तो होता है जब आरजेडी और जेडीयू का समझौता हो गया। ठीक है, आजाद गांधी साहब, पीडीपी के साथ कश्मीर, आजाद गांधी साहब, इस बात की कोई गारंटी है, इस बात की कोई गारंटी है कि जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही विपक्षी एकता की, उसके पहले आरजेडी और जेडीयू के बीच में टकराव नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी फाउंडर यानी व्यवस्थापक है हर चीजों का। विपक्षी एकता को एकजुट करने में दोनों नेताओं की अहम भूमिका है जी। जब लोगों ने जब डिसीजन ले लिया है तो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव पक्ष की सोचने वाले लोग हैं, न देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश में हमेशा माहौल बिगाड़ने में इनकी भूमिका है। अब इनको पच नहीं रहा, सोच रहे कैसे हम कौन ऐसा बात बोलते हैं, किससे बात बोलवाते कि सब एक टकराव पैदा हो जाए। इनके बोलने से भारतीय जनता पार्टी के चाहने से प्रतिदिन दिख रहा है, होने वाला नहीं है। मैं भट्ट साहब आ रहा हूँ, उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुमार सिंह का प्रकरण क्या है? क्या फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आप लोग? मीडिया को आप मीडिया पर दोष मढ़ रहे हैं, क्या मीडिया आपकी बातों को दब कर देती है? ठीक, आजाद गांधी साहब जवाब दीजिए। मीडिया दब कर देती है। ठीक है भट्ट साहब, आपके सवाल पर ही जवाब दे रहे हैं। मीडिया को ठीक, राजेश भट्ट साहब सुन लीजिए, आप ही के सवाल पर जवाब दें, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुनने का प्रयास करिए। हाँ, ये नहीं बोलने से कि चिराग पासवान ही द लीडर ऑफ द वर्ल्ड
ही इज द लीडर ऑफ द वैशाली, ही इज द लीडर ऑफ द जमुई, सबके बारे में मैं जानता हूँ। जितना आप लोग जो रिजेक्ट मेडिसिन है ना देश का, उसका उपयोग आप कर रहे हैं। वही रिजेक्ट मेडिसिन में मांझी भी है और चिराग पासवान भी तमाम नेता है। आपके फोड़ने से ये मीडिया दोषी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मन की बातों को अपने अनुकूल बोल देते हैं, जिस पर हम कार्रवाई, जिनमें सुनील सिंह जी का नाम भी शामिल है। जो भी लोग रहेंगे, अगर नीतीश गठबंधन के खिलाफ अगर अपने मन से किसी तरह का टीका टिप्पणी करेंगे, ये बर्दाश्त पार्टी महागठबंधन नहीं करेगी। हम लोग नहीं तो त्रिपाठी जी ने तो अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। आजाद गांधी साहब, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने कम से कम हिम्मत दिखाई कि हम ऐसे बड़बोले नेताओं पर एक्शन लेंगे। जेडीयू तो तैयार नहीं दिख रही। देखिए, आज कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पटना आगमन हुआ, तेजस्वी जी भी आए हैं जी, और अभी एक मीटिंग वो करने वाले ऐसे लोगों पर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को बुला करके अगर नहीं समझते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पर हो गई। लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जैसा दोस्ती इन लोगों ने कायम किया, स्थापित किया। ये दोस्ती एक दिन का नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो कहा कि तमाम अगर कहीं पर विवाद की स्थिति तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह जी सवाल इसी बात को लेकर है ना कि तालमेल किस तरह, क्योंकि अगर चाहे आरजेडी की बात करें, जेडीयू की, जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी से बचते हैं, लेकिन जो दूसरे पायदान के नेता हैं वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। अशोक चौधरी को उन्होंने कह दिया तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर हैं और बहुत जल्द बीजेपी के साथ चले जाएंगे। देखिए अक्षय जी, जो इनके शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने तो राजनीति कर ली। अब जिनको राजनीति करनी है वो भी तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं जी। वो अपनी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी उम्मीद कहाँ से साबित हो रही। आप महाराष्ट्र में देखे हैं, दोनों जो पार्टियां टूटी हैं, क्यों टूटी? क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व के पीछे कब तक खड़े रहेंगे। भाई आप ये बात बताइए, लालू जी ने क्या किया? उनके दोनों लड़के ही मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के बाद दूसरा आदमी कौन है बिहार की राजनीति में? उनकी पार्टी के बाद पार्टी को कौन संभालेगा? तो जो पार्टी में बाकी नेता हैं वो भी अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। अब वो अपना भविष्य कहाँ तलाश रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात चल रही है, लेकिन जब आरोप लगाए जाने लगे सीधे सीधे, ये तो उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये होगा ही। आप आने वाले समय में तो अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत समय है। अभी तो मान लीजिए विपक्षी एकता की एक मीटिंग हुई और उसमें आप देख रहे हैं कि सारे लोग अलग अलग तरह से चलने लगे हैं। तो अभी तो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी कि क्या क्या चीजें अलग हो रही हैं। तो हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत भी तो भविष्य देखना है कि किसके साथ हमारा भविष्य सुरक्षित। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक बार बताइए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लिए वो किसी से समझौता कर सकते हैं, तो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो अपना भविष्य क्यों नहीं देखेंगे? चले बिल्कुल, यानी कि महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं इस दोस्ती पर भारी भी पड़ सकती हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर, मैं त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। पीके ने दावा कर दिया कि गठबंधन की कोशिशें भले ही नीतीश कुमार जी कितनी कर लें, ये गठबंधन बनने वाला है नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। देखिए अक्षय जी, मैं उनके उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक योजना लेके कांग्रेस के साथ आए थे जी, और वो योजना पूरी फ्लॉप हो गई। वो खाट बैठक और लोगों को मिलना जुलना साफ हो गया जी। तो मैं ये तो उनकी बात है, उनका व्यक्तिगत एक विचार है। अरे अब तक आप ही लोग कहते थे कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। देखिए, रणनीतिकार होते तो बिहार में अब तक कुछ कर डालते। बिहार में आज तक तो कुछ एक विधायक से ही बना नहीं पाए। तो ये सब चीजें एक बड़े मुंह बोले की बात मैं कहूंगा, और मैं उनको रणनीतिकार नहीं मानता हूँ। भारतीय राजनीति चूंकि संक्रमण काल से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और महाराष्ट्र में किया है, ये कहीं कहीं लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। कभी खरोट तरोट का जो सिस्टम आया है इस मुल्क में, ये एक बहुत बड़ा घातक है हमारे लोग। त्रिपाठी जी, लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे कि जिन स्टेट्स का आप उदाहरण दे रहे हैं उस वक्त तो आप गठबंधन में थे, अगर आपको इतनी चिंता थी उस वक्त साथ क्यों नहीं छोड़ा? देखिए,
गठबंधन में हम थे, लेकिन गठबंधन में हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ थे और एक लगभग लंबे दशक तक हम इनके साथ काम कर चुके हैं। लगभग 17 वर्षों के साथ हमारा इनका गठबंधन है। हमसे बेहतर इनको कोई नहीं समझता है और हमने ही इनको अनटचेबल से टचेबल बनाया है। ऐसे जी इनको कोई छूना पसंद नहीं राजेश करता। सिंह जी क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो अनटचेबल थे, हमने छूने लायक बनाया, वरना बीजेपी की तो कोई बेसात नहीं थी। देखिए अक्षय जी, ये पहले भी बोले कि भाई मुख्यमंत्री इन्होंने हमको बनाया, तो हमने बनाया तो हमने तो आपको भगाया नहीं। गठबंधन तो आपने तोड़ा था ना, हमने तो आपको भगाया नहीं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रश्न किया कि भाई हमने जब गठबंधन किया तो हमने कहा कि धारा 370 और राम मंदिर को अपने जो एजेंडे से दूर रखिए। अरे भाई, जो एजेंडा जब हम 1957 से लेकर के चल रहे हैं, तो उस एजेंडे को दूर कैसे हम कर देंगे? और धारा 370 का तो आपने समर्थन किया, राम मंदिर का भी आपने समर्थन किया, आप तो हमारे साथ ही थे ना। धारा 370 हटा तो आप हमारे साथ थे, आपने बकायदे संसद में आपने समर्थन किया। क्या आप दोहरी नीति चलते हैं क्या? ये आपके दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। तो हमने लेकिन इनके साथ एक भरोसे का संकट ये है ना अक्षय जी की जब ये जेपी के नहीं हुए तो बीजेपी के क्या हुए? भाई जेपी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? कांग्रेस। आजाद गांधी साहब क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि जब वो जेपी के ना हुए तो बीजेपी के क्या होंगे? फिर आरजेडी के मन में भी तो सवाल उठेगा ना। नीतीश कुमार सबसे पहले लोकतंत्र के रक्षक है, संविधान के रक्षक है। और नीतीश कुमार, इनको पता है कि मैं भी उम्र भी लगता है कि लोकसभा प्रवक्ता का भी कम है। इनको पता होना चाहिए कि 1990 में आदरणीय नीतीश कुमार और लालू यादव का एक तालमेल था, बहुत अच्छा तालमेल था। और हर काम जो है पूछ करके लालू जी, नीतीश कुमार जी अच्छा बिहार को चलाए। और जो अभी गठबंधन बना है नीतीश कुमार के समझिए की नेतृत्व में ही बना है और उनके पहल पर बना है। और ये पहल देखिए आने वाला समय में काम आएगा। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी तकरार से बहुत बड़ा खतरा पैदा होने का संभावना नहीं है। बेंगलोर में जब बैठक होगी देखिएगा विपक्षी दलों का एक बड़े ताकत के रूप में उभरेगी। ये लोग उसके पहले चाहते हैं कि हमको तोड़ दें, मांझी को ले आए, कभी प्रफुल्ल पटेल ऐसे लोगों को अजीत को ले आए। ये इनकी जो रणनीति है आप देखिएगा महाराष्ट्र में भीड़ की स्थिति 0 पर जाएगी। मध्य प्रदेश में लेकिन राजेश सिंह जी की पार्टी तो कह रही है कि जब 9 मन तेल होगा तभी तो राधा नाचेंगी। 9 मन तेल से ज्यादा मन तेल हो गया है, डबल राधा नाचेगी। आप देखिएगा न इस पर क्या छाती पर जो है न जहाँ 18 मन तेल है और 18 मन तेल में तो डबल राधा नाचेगी। डबल राधा नाचने का मतलब है कि भारत में ऐसे सरकार बनने। ठीक है, लेकिन राजेश भट्ट साहब, कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति ना हो जाए। नहीं, सवाल ये है कि जो हमारे काबिल दोस्त आजाद गांधी जी कह रहे हैं कि 18 मन तेल है इनके पास। 18 मन तेल बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं लोग कि नहीं? ये तारीख पर तारीख क्यों पड़ रही है आपकी? क्या कारण है? क्या कारण है कि चंद्रशेखर राव नहीं आए, ये जगन्नाथ रेड्डी नहीं आए, नवीन पटनायक साहब के साथ गलबैया करते हुए फोटो खिंचवाए थे, वो नहीं आए। नहीं, तारीख तो पटना वाली बैठक की भी बढ़ी थी, कई बार कैंसिल हुई, लेकिन हुई ना बैठक। नहीं रखा दिया क्योंकि नीतीश कुमार की रिलायबिलिटी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी कह रहे थे आजाद गांधी साहब कि हम लोगों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, हम लोगों ने शुरुआत किया था, उनसे पूछ के ही बात हो रही थी। तो नीतीश कुमार भागे क्यों? नीतीश कुमार जी कहीं कोई के साथ लगातार ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, विश्वसनीयता ही नहीं है। आजाद गांधी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता ऐसी नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक एक जगह ठहर नहीं पाते, ये उनकी आदत में शुमार हो गया। आप मेरी बात को समझिए, नीतीश कुमार जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं
अरे नीतीश कुमार सिद्धांत का कुछ ऐसी परिस्थितियां आपने पैदा किया कि आपको बिना ये पोटेंशियल नीतीश कुमार जी का है। माननीय नीतीश कुमार जी ने कब कहा था और कुछ ही दिनों के बाद फिर भाजपा के साथ तालमेल और गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार जी ने कहे थे, नीतीश कुमार जी ने कहा था ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? मंत्री थे जब उनको आपके नेता के बोलने की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। नीति तो है नहीं, नियत है नहीं। चले कम से कम इतना तो विपक्षी दल अभी ताकत भर रहे हैं ना कि एकता होगी और जरूर होगी राजेश सिंह जी। लेकिन विपक्षी एकता अगर होती है, मजबूत गठबंधन बन जाता है, तो चुनौती आपको लगता है कि चुनौती बढ़ जाएगी? नहीं, अच्छे जी देखिए, चुनौती नहीं, अभी के त्रिपाठी जी कह रहे थे विश्वसनीयता बिहार में क्यों दर्द हो रहा है। ठीक, त्रिपाठी जी आऊंगा सर। राजेश जी, दर्द हो रहा है बीजेपी को हमारे आप देख रहे होंगे ठीक है सर, एक शॉर्ट रिएक्शन आप सभी मेहमानों से चाह रहा हूं क्योंकि समय का बेहद अभाव है। राजेश सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है? अगर हाँ, तो कब तक एनडीए में शामिल हो जाएंगे चिराग पासवान और उनकी पार्टी? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, त्रिपाठी जी कह रहे थे। ठीक है भट्ट साहब, बीजेपी को क्या दर्द हो रहा है? भाई हमको दर्द इसलिए होता है कि जब आप जो है आरजेडी के साथ जाते हैं, देखिए देश हित में हम लोग कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं जो 15% बेरोजगारी है और आप चले सर, माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, चर्चा का समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन कम से कम दंभ दोनों ही तरफ से भरा जा रहा है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद या चाहे जो भी गणित लगा ले, विपक्षी एकता होगी और उसके माध्यम से हम सत्ता से बाहर खदेड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये क्या मुमकिन होगा इन परिस्थितियों में जब आपस में टकराव की खबरें आम होती जा रही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और तंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।